हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम ICAR टेक्नीशियन T1 के लिए मैराथन क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें मैं जीके की मैथ की और जीके मैथ और साइंस की करा चुका हूँ, जिसमें सोशल साइंस की आज हम कराने वाले हैं, जिसमें पूरे 50 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि आपको पता है आपके जो सिलेबस है सोशल साइंस का, उसमें पॉलिटी भी है। क्या है भाई? पॉलिटी भी है। तो पॉलिटी वाले क्वेश्चंस भी हम इसमें करने वाले हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? ये हमसे पूछा गया है। पार्लियामेंट का, लोकसभा का, राज्यसभा का या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, मंत्रिपरिषद का किसका ये अभिन्न अंग होता है? तो मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रपति होता है वो पार्लियामेंट अर्थात संसद का एक अभिन्न अंग होता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो संसद है ये आर्टिकल 79 में पाई जाती है। कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 79, 79 आर्टिकल में संसद आती है। और लोकसभा जो आती है वो 81 आर्टिकल में आती है, और राज्यसभा हमारी 80वें आर्टिकल में आती है। ठीक है, इसे आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। आपने सुना होगा सरला में सा से हो गया संसद 79 में, और रा से हो गया राज्यसभा 80 में, और ला से हो गया लोकसभा 81 में। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, कल मैंने जो साइंस की मैराथन कराई थी, उसमें पीएच मान जो था वो मैंने शायद गलती से 1 से 14 बता दिए थे। लेकिन जो पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल में जो पीएच मान होता है वो 0 से 14 तक होता है। कितने? 0 से 14 तक होता है, जिसमें 7 जो होता है वो उदासीन होता है। तो 7 से जो कम जितना भी पीएच होगा वो अम्ल होता है, और 7 से जो ज़्यादा होता है वो क्या होता है? क्षार होता है। ठीक है, तो 0 से 14 तक होती है। अगर आपके एग्जाम में आए तो आप 0 से 14 लगाना है आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? ये हमसे पूछा गया है। क्या स्पीकर लोकसभा, मतलब जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो, या डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या होम मिनिस्टर, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो मैं आपको बता दूं, जब राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं होता है तो उस समय जो राष्ट्रपति होते हैं वही जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति का पदभार संभालते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो कि हमारे इंडिया में एक बार हो भी चुका है, कि राष्ट्रपति भी नहीं रहे अपने पद पे और उपराष्ट्रपति भी अपने पद पे नहीं रहते। तब इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनको हम राष्ट्रपति का पद ग्रहण करा देते हैं अस्थायी रूप से। जब तक कोई नया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ना चुना जाए तब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही राष्ट्रपति कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एक बार हो चुका है। और तब जो उस टाइम के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे एम हिदायतुल्ला। कौन थे भाई? एम हिदायतुल्ला। तो एम हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो कि राष्ट्रपति भी रह चुके हैं अपने कार्यकाल में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसके ऑप्शन दूसरे पेज पे हैं, तो थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला था? Who held the office of the Vice President of India for 2 full terms? मतलब 2 अवधियों तक लगातार, मतलब 2 अवधियों तक, पूरी 2 अवधियों तक जिसने उपराष्ट्रपति का पद संभाला वो हमसे पूछा गया है। इसमें क्या होगा? एस राधाकृष्ण, बीबी गिरी, या बीडी जत्ती, या एम हिदायतुल्ला? तो आपको पता है एम हिदायतुल्ला, तो अभी मैंने बताया जो CJ थे, जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं थे तो ये एक बार कौन बने थे? राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। ये तो एम हिदायतुल्ला हो गए, तो ये तो है नहीं। हमारे जो एस राधाकृष्णन जी हैं ये रह चुके हैं, ये 2 पूर्ण अवधियों तक उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, एस राधाकृष्णन। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो एक हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति हैं, एक ऐसे भी रह चुके हैं जिनकी उनके कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे जो वाइस प्रेसिडेंट जो थे, उपराष्ट्रपति जो थे, वो थे हमारे कृष्णकांत जी। कौन थे भाई? कृष्णकांत जी। इनकी कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी।
तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, ये हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है भाई, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ है, तो ये जो हुआ था ये कब हुआ था भाई, ये 22 नवंबर 1951 को हुआ था। तो पहले वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ, 22 नवंबर 1951 को ये पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। और इसके जो पहले जो प्रेसिडेंट थे, जो इसके अध्यक्ष थे, वो थे केसी नियोगी जी। कौन थे भाई, केसी नियोगी जी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं पहले। लेकिन मैं इसके साथ ही आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, जो हमारे 15वां जो वित्त आयोग था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे एन के सिंह। कौन थे भाई, एन के सिंह जी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर वो नई दिल्ली में है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 1951 22 नवंबर को वित्त आयोग की पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ जाता है भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, ये हमसे पूछा गया है। हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हमसे पूछा गया है। तो बताइए, चीफ मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर। तो मैं आपको बता दूं, अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति करता है वो हमारे कौन करते हैं भाई, प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं भाई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि आपको पता है अभी ये पॉलिटी के क्वेश्चन चल रहे थे, अब आ गए क्या, वर्ल्ड हिस्ट्री, क्या आ गया, विश्व इतिहास के क्वेश्चन आ गए। कंटेम्प्रेरी इंडिया जो आपके टॉपिक में है ना, आपके सिलेबस में उसका। तो पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ से हुआ था, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो पुनर्जागरण का जो आरंभ हुआ था ये कहाँ से हुआ था भाई, ये हुआ था इटली से। कहाँ से हुआ था, ना तो फ्रांस से हुआ, ना इंग्लैंड से, ना जर्मनी से, ये हुआ था इटली से। ठीक है, तो इटली का जो एकीकरण जो कराया था वो किसने कराया था, एकीकरण में किसका बहुत बड़ा योगदान है, ग्यूसेप गैरीबाल्डी। ग्यूसेप जो गैरीबाल्डी हैं वो इटली के कौन थे भाई, इटली के एक जो है सैनिक नेता थे, एक राजनीतिक नेता थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी, ये हमसे पूछा गया है। कोलंबस ने की, मैगलन ने की, वास्को डी गामा ने की, या कि हेनरी ने। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलंबस। क्या हो जाएगा, कोलंबस इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही मैं बता दूं, ये जो वास्को डी गामा जी हैं ये पुर्तगाल के तो रहने वाले थे। कहाँ के थे भाई, पुर्तगाल के रहने वाले थे। और ये हमारे जो देश है, हमारे भारत देश में 3 बार आ चुके हैं अब तक। कितनी बार आ चुके हैं भाई, 3 बार आ चुके हैं। एक तो शायद आए थे 1498 में, और मैं बता दूं कोलंबस ने जो अमेरिका की खोज की थी ये की थी 1492 में, और जो वास्को डी गामा आए थे 1498 में पहली बार हमारे देश में आए थे। उसके बाद 1502 में और 1524 में आए थे। जब आखिरी बार ये तीसरी बार जब आए थे तो हमारे देश में ही इनकी मृत्यु हो गई, वास्को डी गामा जी की। तो ये जो पहली बार आए थे तो ये आए थे केरल के कालीकट में। कहाँ आए थे भाई, केरल के कालीकट में पहली बार आए थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया, हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो ये जो दिया था वो दिया था मॉन्टेस्क्यू ने। किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने। तो इनकी एक बुक है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी, तो इस बार हो सकता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आपसे पूछ लिया जाए। और रूसो का जो पूरा नाम था क्या था, जीन जैक्स रूसो। इन्होंने क्या कौन सी बुक लिखी थी, एक इमाइल और सोशल कॉन्ट्रैक्टर इनकी बुक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो मॉन्टेस्क्यू आंसर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट बनना है, क्या बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, या क्या बनना है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बनना है, या आपको किसी राज्य का राज्यपाल बनना है, तो इसके लिए आपको कितनी उम्र चाहिए होगी, कम से कम वो चाहिए होगी 35 वर्ष। कितनी चाहिए होगी, 35 वर्ष। चाहे आप राष्ट्रपति बनना चाहें, उपराष्ट्रपति बनना चाहें, या चाहे राज्यपाल बनना, उसके लिए आपको 35 वर्ष का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन का जो है
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35 बस। इसके साथ में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको और दे दूं, जो राज्यसभा हमारी जो होती है, जो हमारी क्या होती है, राज्यसभा जो होती है उसमें जो मिनिमम एज होती है वो होती है हमारी 30 साल। कितनी? कम से कम अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपको 30 साल की उम्र हो जाना जरूरी है। और अगर लोकसभा या विधानसभा में का सदस्य होना है तो उसके लिए आपको 25 साल की उम्र होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोकसभा का सदस्य बन पाएंगे। और राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 साल, और अगर आपको उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या राज्यपाल बनना है तो उसके लिए 35 साल होनी बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देख लेते हैं। भारत के आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, भारत की जो आकस्मिक निधि होती है वो अनुच्छेद 267 में आती है। किसमें आती है? अनुच्छेद 267 में आती है। और इसके जो संरक्षक होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अरे भाई ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? ये तो हो जाएगा एस राधा कृष्णन जी। ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है, ये हमसे पूछा गया है। जो राज्यसभा होती है उसके सदस्य का जो निर्वाचन होता है वो कितनी अवधि के लिए किया जाता है, ये हमसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 6 ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 6 साल हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन होता है वो 6 साल के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। और मैं बता दूं जो राज्यसभा के जो सभापति जो होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। किस संवैधानिक संशोधन में मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत को आधिपत्य दिया है? वो दिया है 42वें संविधान संशोधन को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के 2 ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है अभी। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं राष्ट्रपति के द्वारा अब तक 3 बार, कितनी बार? 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार? 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राष्ट्रपति आपातकाल 3 बार लग चुका है। कितनी बार? राष्ट्रपति के द्वारा 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, लगभग 1965, 71 और 75 के दौरान। जो 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उस समय जो प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। और जो 1975 में जो आपातकाल लगा था वो आंतरिक जो अशांति थी उसकी वजह से ये लगा था। आंतरिक अशांति की वजह से कब लगा था? 1975 में। तो अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? वो लग चुका है 3 बार। कितनी बार? 3 बार अब तक राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है हमारे देश में। तो आपको बता दूं एक हमारा होता है वित्तीय आपातकाल। कौन सा? वित्तीय आपातकाल। तो अगर आपसे वो पूछ ले कितनी बार लग चुका है तो वो आज तक एक बार भी नहीं लगा, नेवर, कभी भी नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। अभी तक हमारे देश में एक बार भी नहीं लगा है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देख लेते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है, ये हमसे पूछा है। स्पीकर को देता है, प्राइम मिनिस्टर को देता है, या वाइस प्रेसिडेंट को, या सीजीआई को? तो मैं बता दूं जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है तो कौन संभालेगा राष्ट्रपति का पद? वाइस प्रेसिडेंट। कौन संभालता है? वाइस प्रेसिडेंट, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है अपने पद पे तो कौन संभालता है भाई? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालते हैं। ठीक है, तो एक बार ऐसे हो भी चुका है। जो एकमात्र जो सीजीआई जो थे वो राष्ट्रपति बन चुके हैं, वो हैं अहम हिदायतुल्लाह, जो कि मैं आपको पहले क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ। तो जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करता है वो करता है प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देख लेते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ये हमसे पूछा है। सुकुमार दत्त ने की, मदन मोहन मालवीय ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या मोतीलाल नेहरू ने? तो मैं आपको बता दूं इसकी जो स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है अभी देख लेते हैं। 1850 के दौरान ब्रिटेन क्या कहलाने लगा था? छोटा महाद्वीप कहलाने लगा था, या दुनिया का कारखाना, या मजदूरों का राजा, या फैक्ट्री का मालिक? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा दुनिया का कारखाना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। दुनिया का कारखाना ये कहलाने लगा था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप का और भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ विद एक्सप्लेनेशन। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नाम से जाना जाता है। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ कोलकाता है वो किस नाम से जाना जाता है, वो हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये है ऑप्शन नंबर बी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से ये जाना जाता है। कोलकाता का जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही अगर आपसे पूछ लिया जाए जो दिल्ली में एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो मुंबई में जो मुंबई में आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या हो जाएगा, मुंबई का जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है देख लेते हैं। सिंधु जल संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे और इसमें ऐसे नियम बनाए गए थे जिससे यह निर्दिष्ट होता है कि भारत सिंधु नदी प्रणाली में प्रवाहित जल का कितना उपयोग कर सकता है, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये सिंधु जल संधि है, ये दो देशों के बीच हुई थी, एक तो हमारे इंडिया के बीच हुई थी और पाकिस्तान के बीच ये जल संधि हुई थी। तो इसमें हुआ क्या था, ये 1960 में हुई थी। कब हुई थी भाई, 1960 में हुई थी। ये जल संधि कब हुई थी, 1960 में हुई थी। तो इसमें ये तय हुआ था कि जो सिंधु की नदी जो है उसका जो जल है उसका 80% जो होगा वो पाकिस्तान यूज करेगा। जो सिंधु नदी का जो जल है वो 80% क्या कौन करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा, और जो बचा हुआ 20% जो है वो हमारा इंडिया सिंधु नदी के जल का उपयोग करेगा। यही सिंधु जल की संधि में हुआ था। तो ये कब हुआ था, 1960 में हुआ था, और हमें 20% मिला था। भारत को कितना मिला था, 20% मिला था। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1960 20%, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है देख लेते हैं। इटली के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ग्यूसेप गैरिबाल्डी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमसे पूछा गया। ये भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, 1860 में उन्होंने दक्षिण इटली के एक्सपेडिशन ऑफ द 1000 का नेतृत्व किया था। जी हाँ, इन्होंने नेतृत्व किया था 1860 में दक्षिण इटली के एक्सपेडिशन ऑफ द 1000 का नेतृत्व किया था। इसके साथ ही मैं बता दूं, ये जो ग्यूसेप गैरिबाल्डी जी हैं, ये जो इटली के थे एक राजनीतिक और सैनिक नेता हुआ करते थे। क्या थे, राजनीतिक और सैनिक नेता थे, और साथ में इनका जो इटली के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है इटली के योगदान में। किसकी, ग्यूसेप गैरिबाल्डी की। और ये जो थे एक इन्होंने इटली का जो एकीकरण हुआ था, उसमें ग्यूसेप गैरिबाल्डी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा, बहुत बड़ा योगदान रह चुका है ग्यूसेप गैरिबाल्डी का। और इन्होंने 1860 में इटली के जो एक्सपेडिशन ऑफ द 1000 था उसका नेतृत्व किया था। 1000 लोगों का जो समूह था, एक्सपेडिशन ऑफ द 1000 उसका नेतृत्व भी किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। और 1854 में वह स्वयंसेवकों की सेना के साथ पॉप राज्यों के खिलाफ लड़ने के लिए रोम गए थे। जी नहीं, ऐसा नहीं था। तो हमारा जो हो जाएगा वो सही ही पूछा है हमसे, कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, केवल ए हमारा जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भूकंपों के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया अभी, कौन सा कथन सत्य नहीं, तो इसमें हमसे क्या पूछा गया अभी, क्या है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया अभी, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो हम बता देंगे। क्या कह रहा है ये, मर्केली स्केल भूकंप की तीव्रता को 1 से 9 तक के स्तरों तक नापती है। नहीं जी, मर्केली स्केल 1 से 9 तक तो नहीं नापती, रिक्टर स्केल जरूर नापती है। और रिक्टर स्केल जो, तो पहला तो हमारा हो गलत, दूसरा देख लेते हैं। रिक्टर स्केल भूकंप के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा के मापन हेतु एक संख्यात्मक मान प्रदान करती है। जी हाँ, रिक्टर स्केल जो होती है, हमारे जो सिस्मोग्राफ होता है उसमें एक रिक्टर स्केल होती है, वो क्या करती है, जो भूकंप के दौरान जो मुक्त होने वाली ऊर्जा होती है उसको संख्यात्मक मान प्रदान करती है। ठीक है। और तीसरा हमारा क्या कह रहा है, आघूर्ण परिमाण पैमाने का उपयोग भूकंप के आकार को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है, भूकंप के आकार को निर्धारित करने के लिए
किया जाता है। तो इसमें हमसे क्या पूछा है भाई, गलत पूछा है, सत्य जो नहीं है वो हमसे पूछा है। तो जो सत्य नहीं है वो केवल पहला वाला सत्य नहीं है, तो हमारा केवल एक जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ जाता है, 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है देख लेते हैं। ऐसी स्थिति जिसमें क्षति होने की संभावना होती है क्या कहलाती है भाई, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन आ गया है। इसका डिजास्टर मैनेजमेंट का, आपदा प्रबंधन का। तो इसमें जो होगा क्षति जिसमें होने की संभावना रहती है ज़्यादा, वो रहती है खतरा, हैजार्ड में जो क्षति होने की, नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और इसका मैंने पूरा टॉपिक अपनी चैनल पे करा दिया है, ठीक है, तो आप उसको देख लेंगे, मैंने सारा समझाया है। बहुत छोटी सी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, 20 मिनट की वीडियो, उसमें पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, महात्मा गांधी किस कांग्रेस अधिवेशन में खिलाफत के साथ गठबंधन में असहयोग आंदोलन शुरू करने हेतु अन्य नेताओं को मनाने में सक्षम हो गए थे। तो मैं आपको बता दूं, खिलाफत के साथ जो गठबंधन में असहयोग आंदोलन के शुरू करने के लिए जो अन्य नेताओं को मनाने में सक्षम हुए थे गांधी जी, वो कब हुए थे, सितंबर 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन जो चल रहा था उसमें इन्होंने मना लिया था। इन्होंने जो सदस्य थे और लोगों को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए मना लिया था गांधी जी ने 1920 के आंदोलन में। जो 1920 का कांग्रेस अधिवेशन जो था, जो कलकत्ता में हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष कौन थे भाई, लाला लाजपत राय। कौन थे भाई, लाला लाजपत राय जी इसके अध्यक्ष थे। सितंबर 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, इसका तो आंसर सी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहे हैं, संविधान सभा की समितियों और नेताओं का इनमें से कौन सा युग्म गलत है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिससे कि आप इसको अगर इस टाइप से और कोई मतलब पूछ लिया जाए अध्यक्ष तो आप कर पाएँ। तो इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा युग्म गलत है। तो जैसा कि आपको पता है, जो मसौदा समिति थी, संविधान सभा जो बनी थी, उसमें जो मसौदा समिति थी उसके जो अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी बने थे, ये बात बिल्कुल सही है। और राज्य समिति जो थे वो उसके जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। और प्रांतीय संविधान जो समिति थी उसके सरदार वल्लभ भाई जी पटेल बने थे, ये भी बिल्कुल सही है। और नियमावली समिति जो थी उसकी GV मावलंकर जी बने थे, जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो नियमावली समिति थी इसके जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और आपको पता होगा जो हमारी संविधान सभा जो संविधान सभा की जो पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो उसमें क्या हुआ था, जो उसमें अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी। कौन बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष बने थे। फिर उसके 1-2 दिन के बाद 11 दिसंबर को फिर से एक मीटिंग हुई थी। तो उसमें क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया था, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था, और जो अस्थायी थे वो सच्चिदानंद जी थे। तो जो नियमावली समिति जो थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो आगे बढ़ते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमसे गलत यूँ पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे क्या कह रहा है ये हम देख लेते हैं। भारत में गरीबी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 में लगभग कितनी भारतीय आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। ये आंकलन तेंदुलकर पद्धति का उपयोग करके किया गया था। तो मैं आपको बता दूं, हमारी एक तेंदुलकर समिति है जो कि सुरेश तेंदुलकर समिति भी कहलाती है, जो कि सुरेश तेंदुलकर जी थे, उन्होंने ही ये पद्धति को लॉन्च किया था, वही इस पद्धति को लेके आए थे। कौन, सुरेश तेंदुलकर जी। तो उसमें होता था क्या है, तेंदुलकर पद्धति ये गरीबों का आंकड़ा लगाती है, जो गरीब होते हैं हमारे देश में उनका आंकड़ा लगाती है कि कितने हैं, कितने परसेंट हैं, कितने परसेंट नहीं है। तो 2011 और 12 में जो रिपोर्ट आई थी तेंदुलकर समिति थी, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें जो पाया गया तो 21.9% क्या हुआ था, 21.9% जो है गरीबी रेखा से नीचे लोग पाए गए थे। कितने, 21.9% गरीबी रेखा से नीचे पाए गए थे। तो इसमें इससे रिलेटेड जो आंसर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 22%, जो 21.9 को हम 22% लिख सकते हैं, तो यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाए तो वो 21.9% जो थी, 21.9% जो लोग थे 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे पाए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है देख लेते हैं भाई।
नेशनल असेंबली ने किस तिथि को कर्तव्य और करों की सामंती व्यवस्था को समाप्त करने हेतु कानूनी आदेश पारित किया था? तो ये आदेश जो पारित किया था ये कब किया था भाई? 4 अगस्त 1789 को। कब किया था? 4 अगस्त 1789 को ये आदेश पारित किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे कि सारे हमें ऑप्शन दिख जाएँ इसके। तो ये क्या है? अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन आ गया। तो क्योंकि अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन आ गया तो इससे कोई और भी अनुसूची पूछी जा सकती है। वैसे तो ये इसमें पूछे गए अनुसूची दल बदल से जो संबंधित होगी वो पूछा गया, तो इसका तो हम डायरेक्ट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी 10वीं अनुसूची। लेकिन इसके अलावा आपको सारी अनुसूचियाँ पता होनी चाहिए, तो मैं आपको एक बार सारी अनुसूचियों का रिविजन करा देता हूँ। जो हमारी फर्स्ट अनुसूची थी उसमें क्या था? राज्य के नाम और उनके क्षेत्र थे। फर्स्ट में क्या था? राज्य के नाम और उनके क्षेत्र थे फर्स्ट में। और सेकंड में भाई सेकंड अनुसूची में दूसरी जो अनुसूची थी उसमें क्या था? वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते किसके थे भाई? राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, ये जो थे उनके सेकंड जो दूसरी अनुसूची है उसमें वेतन भत्ते हैं। पहले में राज्य और उनके राज्य क्षेत्र है पहली अनुसूची में, दूसरी में वेतन और उनके भत्ते राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीश के। और तीसरी अनुसूची जो है उसमें क्या है? शपथ और प्रतिज्ञा है तीसरी अनुसूची में। तो उसमें शपथ क्या नहीं है? राष्ट्रपति की शपथ नहीं है, बाकी मंत्री जितने भी हैं उनकी शपथ है इसमें। तो तीसरी में क्या आ गया? शपथ और प्रतिज्ञा आ गई। चौथी अनुसूची में क्या होता है भाई? चौथी अनुसूची में जो है पर राज्य और यूटी में सीटों का बंटवारा है। जो स्टेट और सेंटर के बीच जो सीटों का बंटवारा है वो दिया गया है किसमें? चौथी अनुसूची में। और जो पाँचवीं अनुसूची में दिया गया, जो पाँचवीं अनुसूची में है वो क्या है? एससी और एसटी के बीच एससी और एसटी का जो प्रशासन और नियंत्रण है उसके बारे में दिया है पाँचवीं अनुसूची में। इसमें पाँचवीं अनुसूची में एससी और एसटी से संबंधित है। और जो छठी अनुसूची जो है वो असम, मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम की जो 4 राज्य हैं, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है 6वीं अनुसूची में। फिर आती है 7वीं अनुसूची हमारी। तो हमारी 7वीं अनुसूची जो है उसमें क्या दिया गया है? उसमें है राज्य, संघ और समवर्ती सूची। इसमें क्या शामिल है? राज्य, संघ और समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में आ जाती हैं। और तीसरी में मैंने आपको बता ही दिया क्या आती है? शपथ और प्रतिज्ञा आ जाती है तीसरी में। और जो हमारी पाँचवीं में भी मैंने बता दिया एससी एसटी का प्रशासन आ जाता है। फिर उसके बाद आती है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में जो है वो हमारी 22 भाषाएँ दी गई हैं। कितनी? 22 भाषाएँ दी गई हैं, जिसमें जो हमारे मूल संविधान में जो भाषाएँ थीं वो कितनी थी? 14 थी। मूल संविधान में तो 14 भाषाएँ थीं, लेकिन जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें एक भाषा जोड़ दी गई थी 15वीं। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। क्या? कौन कौन सी भाई? मणिपुरी, कोंकणी, ये सब जोड़ी गई थी। और फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 4 नई भाषाएं जोड़ दी गई। तो जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें क्या है? 22 भाषाएं हैं। फिर उसके बाद हमारी आती है 9वीं अनुसूची। कौन सी? 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में हमारा क्या दिया है? भूमि सुधार। ये क्या है? भूमि सुधार से संबंधित है, जिसमें पहला संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मतलब पहले जो मूल संविधान जो हमारा था उसमें 8 ही अनुसूची थी, लेकिन जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट संविधान संशोधन, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और वो भूमि सुधार से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? भूमि सुधार से। फिर उसके बाद आया हमारा 52वां संविधान संशोधन। कौन सा? 52वां सीए जो आया था उसमें क्या होता? उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि दल बदल से संबंधित थी, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया है। तो इसका आंसर तो 10वीं अनुसूची हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद आती है हमारी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में जो है वो हमारी पंचायतें आ जाती हैं। क्या आ जाती है? पंचायती राज से हमारी संबंधित है 11वीं अनुसूची, जिसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं पंचायती वाली सूची में। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। फिर उसके बाद हमारी आती है 12वीं अनुसूची। कौन सी आती है भाई? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में हमारी जो है नगर से संबंधित है। किससे? नगर से संबंधित है। और इसमें हमारे 18 विषय पाए जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको सारी अनुसूचियाँ रिवीजन हो गई हैं। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है अनुसूची से तो आप आसानी से कर देंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो तो होगा 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 28। कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है देख लेते हैं।
रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, ये हमसे पूछा है। इसका जो अंत कब हुआ था, रूस में जो कृषक दास प्रथा जो चल रही थी उसका अंत कब हुआ था, ये हमसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं डायरेक्ट, इसका जो आंसर होगा 1861। 1861 में दास प्रथा का अंत हो गया था। कृषक दास प्रथा जो कि रूस में चल रही थी उसका 1861 में क्या हो गया था, अंत हो गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका भी मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं, ये हुआ था 1848 में। कब हुआ था भाई, 1848 में इसका प्रकाशन हुआ था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। एक बुक जो थी बार एंड पॉज, क्या ये बी नहीं होगा, डब्ल्यू होगा, बार एंड पॉज जो बुक है वो किसने लिखी थी, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये टॉलस्टॉय की बुक है, टॉलस्टॉय ने लिखी थी। किसने लिखी थी भाई, टॉलस्टॉय के द्वारा लिखी गई है बार एंड पॉज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 31 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल का नाम बताइए। तो जैसा कि आपको पता होगा प्रीवियस ईयर में आपका इससे जो राजनीतिक दल हैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन तो आया ही आया है, हर शिफ्ट में लगभग आया है एक क्वेश्चन राजनीतिक दल से। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे देश के में इस समय जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो आप और जो राज्य पार्टियां हैं उनको अगर याद ना करें तो कोई बात नहीं, लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टियां 6 इनको जरूर याद करके जाएं। तो मैं एक एक करके सबका बता देता हूँ। क्या बताता हूँ कि कौन सी पार्टी का गठन कब हुआ था, कौन सी पार्टी का गठन कब हुआ था, और प्रेजेंट टाइम में जो उसके अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो सबसे पहले इसका आंसर बता दूँ, जो भारत के सबसे पुराने राजनीतिक जो दल है वो हमारा हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC। कौन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब मैं बताता हूँ हमारे देश में जो 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं प्रेजेंट टाइम में उन सब के बारे में। तो पहले तो हमारी यही INC हो गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC हो गई। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हमारी 1985 में हुई थी, ये सबको पता होगी, AO ह्यूम के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। और इसके जो इस समय प्रेजेंट टाइम में जो इसके प्रेसिडेंट हैं, प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है भाई, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो ये तो हमारी हो गई पहली, जो कि सबसे पहली है। फिर दूसरे नंबर पे जो हमारी आती है वो आ रही है भाई हमारी कौन सी, भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम BJP भी कहते हैं। तो इसकी स्थापना तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कब की थी, 1980 में की थी। कब हुई थी BJP की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1980 के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन अगर इस प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष पूछ लिए जाएँ तो वो हो जाएंगे हमारे JP नड्डा जी। कौन हो जाएंगे, JP नड्डा इस BJP के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। ठीक है, फिर तीसरी जो हमारी आ जाती है वो आ जाती है हमारी कौन सी भाई, बहुजन समाज पार्टी देख लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी जो है इसकी स्थापना BSP जिसे हम कहते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1984 में हुई थी। कब हुई थी, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, बहुजन समाज पार्टी की 1984 में स्थापना हुई थी। और इसकी प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, मायावती जी हैं। कौन है, मायावती जी इसकी प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। फिर हमारी आती है कौन सी, नेशनल पीपल्स पार्टी। कौन सी, नेशनल पीपल्स पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी जो है उसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, नेशनल पीपल्स पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी जनवरी 2013 में। कब हुई थी भाई, जनवरी 2013 में इसकी स्थापना होगी थी। एक बार फिर से बता देता हूँ। तो जो हमारी नेचुरल, पहले तो हमारी होगी INC मैंने बता दिया। फिर हमारी BJP भी हो गई, BJP भी हमारी हो गई। फिर हमारी BSP भी हो गई, जो इसकी तो मायावती हो गई, BJP की JP नड्डा है प्रेजेंट टाइम में, INC के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं प्रेजेंट टाइम में। और इसकी स्थापना 1885 में AO ह्यूम के द्वारा हुई थी। और BJP की अटल बिहारी के द्वारा 1980 में हुई थी। और BSP की 1984 में हुई थी काशीराम जी के द्वारा। और इसकी जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं मायावती जी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी आती है कौन सी, नेशनल पीपल्स पार्टी। कौन सी, नेशनल पीपल्स पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी की जो स्थापना हुई थी 2013 में हुई थी। कब हुई थी, 2013 में हुई थी। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं वो हैं कॉनराड संगमा। कौन है, कॉनराड संगमा इसके अध्यक्ष हैं। और छठी जो हमारी, पांचवी जो हमारी जो आ जाती है, तो 1 2 3 4 हो गई। पांचवी हमारी जो है कम्युनिस्ट पार्टी है। पांचवी हमारी कौन सी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सवादी है वो हमारी है 5वीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 5वीं राष्ट्रीय पार्टी है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी नवंबर 1964 में। एक कभी थी नवंबर 1964 में इसकी स्थापना हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसकी 1964 में नवंबर 1964 में स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट में जो इसके अध्यक्ष हैं वो क्या है, सीताराम येचुरी। कौन है भाई, सीताराम येचुरी इसके अध्यक्ष हैं। और जो हमारी छठी और न्यूली राष्ट्रीय पार्टी है, जो नई राष्ट्रीय पार्टी जो बनी है, जो 2023 में ही बनी है, वो बनी है आप। कौन सी बनी है भाई, आप, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2012 में हुई थी, नवंबर 2012 में आपकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। इन्हीं ने आपकी स्थापना करी थी आम आदमी पार्टी। तो आईएनसी होगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, और बीजेपी होगी भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी होगी बहुजन समाज पार्टी, और एनपीपी होगी नेशनल पीपल्स पार्टी, और हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई। और छठी हमारी कौन सी हो गई भाई, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की, जो कि नवंबर 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो हमारा जो क्वेश्चन था इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पुरानी जो है हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से कर देंगे। केंचुआ द्वारा निर्मित खाद को कहा जाता है, केंचुआ द्वारा जो निर्मित खाद होती है उसे क्या कहा जाता है, बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है, बर्मेको पोस्ट कहा जाता है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा जो केंचुआ का उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है, बर्मेकोलॉजी कहलाता है। तो इसीलिए इस खाद को हम क्या कहेंगे, बर्मीकॉम पोस्ट कहेंगे। तो बी विल बी द हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे क्या कह रहा है देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं ने किन अधिकारों की मांग की थी, ये हमसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं जो फ्रांसीसी महिलाएं थी, जो फ्रांसीसी क्रांति आपको बता दूं 1789 में हुई थी। कभी थी 1789 में, ये तो क्रांति हो गई है ना। तो इस समय जो फ्रांसीसी महिलाएं थी उन्होंने जो मांग रखी थी वो की थी कि भाई हमें मतदान देने की, वोट देने की अनुमति दी जाए, साथ में विधानसभा के लिए चुने जाने की भी अनुमति दी जाए, और राजनीतिक पद संभालने के लिए भी अनुमति हमें दी जाए। ये महिलाओं की मांगें थी। तो ये सारी मांगें महिलाओं की थी। उपरोक्त सभी विल बी द, ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 34। इसका एक ऑप्शन छुप रहा था तो वो भी हमारा आ गया सामने। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस का शासक कौन था, ये हमसे पूछा गया। कौन था, लुईस 15 था, 16 था, 17 था या 14 था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फ्रांस क्रांति कब हुई थी, 1789 में हुई थी। कब हुई थी, 1789 में हुई थी। और इस समय जो प्रेजेंट टाइम में इसके जो शासक थे वो थे लुईस 16। कौन थे, लुईस 16 इसके प्रेजेंट टाइम में शासक थे। और मैं इसके साथ ही एक आपको और बता दूं, जो हमारी अमेरिका की क्रांति हुई थी, यूएसए की क्रांति जो हुई थी वो हुई थी 1776 में। 1776 से 1783 तक चली थी। कब तक चली थी, 1776 से 1783 तक चली थी। और जैसा कि आपको पता है हमारे इंडिया की तो स्वतंत्रता क्रांति सबसे लंबी चली, ये कब से 1857 से लेके 1947 तक चली थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुईस 16। ठीक है, लुईस 16 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है देख लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था, हु अमंग द फॉलोइंग इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो था वो फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रभावित था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। रूसी क्रांति को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं जो रूस की क्रांति हुई थी कब हुई थी भाई, रूस की क्रांति जो हुई थी वो 1917 में हुई थी। 1917 से 1923 तक चली थी भाई। 1917 से 1923 तक रूस की क्रांति चली थी। तो इसमें हुआ क्या था, इस क्रांति एक्चुअली अक्टूबर में शुरू हुई थी, तो इसे अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। और इसे खूनी, मतलब रविवार का दिन था तो उसे खूनी रविवार भी कहा जाता है। जो क्रांति हुई थी रूस की क्रांति वो रविवार के दिन हुई थी तो उसे खूनी रविवार का नाम भी दिया जाता है। और इस रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है, अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। 1917 से 1923 के बीच हुई थी। 1917 में शुरू हुई थी, 1923 में समाप्त हुई थी। और इसका जो नेतृत्व जो किया था वो किया था बोल्शेविक ने। किसने किया था, इसका नेतृत्व जो किया था रूसी क्रांति का वो बोल्शेविक ने जी ने किया था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो भी हो गया अक्टूबर रिवॉल्यूशन। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? भाई जनक अलग थे और नेतृत्व जिसने किया था रूसी क्रांति का वो अलग था। तो रूसी क्रांति 1917 से 1923 तक चली थी, ये तो आपको पता है। तो इसके जो जनक थे वो हमारे लेनिन जी थे। कौन थे? लेनिन। लेकिन रूसी क्रांति का जो नेतृत्व जिसने किया था वो किया था बोल्शेविक जी ने। किसने किया था? बोल्शेविक जी ने इसका नेतृत्व किया था। तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, लेनिन। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, देख लेते हैं भाई। रूस की क्रांति में सफ्राजेंट आंदोलन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सफ्राजेंट मूवमेंट इन द रशियन रिवॉल्यूशन? तो ये क्या था, ये हमसे पूछा गया है। ये महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने वाला आंदोलन था। हाँ जी, ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाए ए। ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाए, महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने वाला आंदोलन था। ये कौन था? सफ्राजेंट आंदोलन, महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने वाला आंदोलन था। तो यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम नहीं देखते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, विश्व के एकजुट मजदूर का नारा किससे जुड़ा है? मतलब ये जो नारा है, ये विश्व के एकजुट मजदूर, ये किस क्रांति से संबंधित है? फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, अमेरिका की क्रांति से, रूसी क्रांति से, जापान की क्रांति से संबंधित है? किस क्रांति से संबंधित है, ये हमसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, जो रूस की क्रांति से जो नारा निकला था वो निकला था यूनाइटेड वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये किससे संबंधित है भाई? रूस की क्रांति से ये नारा निकला है, यूनाइटेड वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के एकजुट मजदूर। ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो रूस की क्रांति हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमसे क्या कह रहा है, देख लेते हैं। बोस्टन टी पार्टी का संबंध किससे है? हमसे क्या पूछा गया? बोस्टन टी पार्टी जो थी उसका संबंध किससे है, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो बोस्टन टी पार्टी है वो उसका संबंध जो है वो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से है। किससे संबंधित है? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्या है? डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 के सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे सारे ऑप्शन दिख जाएं। तो दिख गए हमारे सारे ऑप्शन। अब हम इसे हल कर लेते हैं। क्या कह रहा है भाई, थोड़ा सा और छोटा कर लें जिससे कि हमें पूरे दिखने लगे। ठीक है। नारा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किसके दौरान उत्पन्न हुआ था? क्या कह रहा है? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये नारा किस क्रांति से निकला था? अमेरिकन बार ऑफ इंडिपेंडेंस से निकला था, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से निकला था, या रूसी क्रांति से, या फ्रेंच क्रांति से, या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से निकला था? तो मैं बता दूं, ये नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये जो नारा निकला था ये अमेरिका की क्रांति से निकला था, अमेरिकन बार ऑफ इंडिपेंडेंस से ये निकला था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी? सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो किस देश से हुई थी, ये हमसे पूछा है। अमेरिका से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, रूस से। तो मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा इंग्लैंड से। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आई थी, तो इंग्लैंड विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रमुख कारण था भाई, जो पहले तो मैं आपको बता दूं, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 में शुरू हो गया था। 1914 में शुरू होने के बाद भाई ये 1918 तक चला था। कब तक चला था? 1918 तक लगातार चला था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है। तो इसका जो कारण था वो क्या क्या कारण था, ये हमसे पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो कारण था पारस्परिक रक्षा संबंध भी था, साम्राज्यवाद भी था, और सैनिक शासन मतलब जो कर लिया था, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। तो हम कह सकते हैं ऊपर के जितने भी ऑप्शन हैं, ऑल ऑफ दीज इसके कारण थे। मतलब पारस्परिक रक्षा संबंध भी था, साम्राज्यवाद भी था, सैनिक शासन भी था इसका कारण। इस वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में, क्या पूछ ले, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूछ ले, तो मैं आपको बता दूं, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1939 से स्टार्ट हुआ था, और वो कब तक हुआ था भाई? 1945 तक हुआ था। 1945 तक ये चला था द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसका जो मेन कारण था वो था वर्साई की संधि। क्या था? जो सेकंड विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था वो वर्साई की संधि का कारण बना था।
वर्साई की संधि के कारण ये सेकंड विश्व युद्ध हुआ था, जो जर्मनी के साथ जो कठोर व्यवहार किया गया था दूसरे देशों के द्वारा, तो इस वजह से ये सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगर आपके सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में पूछे तो वर्साई की संधि इसका मेन कारण था, जो कि 1939 से 1945 के बीच हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस ईयर में एक बुक तो पूछी गई थी आपके किसी ना किसी शिफ्ट में, तो इस बार मैं एक बुक करा रहा हूँ और एक दो और बुक बताऊंगा, जिससे कि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर पाएंगे। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक, ये हमसे पूछा गया है। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर होगा ये होगा बिपिन चंद्रा जी। क्या होगा? बिपिन चंद्रा जी ने इस किताब को लिखा था। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, बिपिन चंद्रा विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 हमसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया ये किसके द्वारा लिखी गई? रूसो के द्वारा। और रूसो का पूरा नाम जीन जैक्स रूसो है। क्या भी? जीन जैक्स रूसो इनका पूरा नाम है। और ये इन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्टर लिखी है इन पुस्तक। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक और लिखी है ईमाइल। क्या लिखी है? ईमाइल। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था इन्होंने एक नारा भी दिया था, गो बैक टू नेचर। क्या दिया था? गो बैक टू नेचर। तो अगर ईमाइल पूछ ले तब भी रूसो होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्टर पूछ ले तब भी रूसो होगा, और अगर नारा पूछ ले गो बैक टू नेचर तब भी इसका आंसर रूसो होगा। अगर रूसो का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो जीन जैक्स रूसो इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 हमसे क्या पूछ रहा है? भारत की पहली जूट मिल की स्थापना कब की गई थी? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके साथ प्रीवियस ईयर में दिया था, लेकिन वो कथन करके दिया था, उसमें 2 कथन दिए थे, इस टाइप से वो क्वेश्चन दिया था। लेकिन मैंने इसमें डायरेक्ट पूछा है पहली जूट मिल जो भारत की थी इसकी स्थापना कब की गई थी। तो मैं आपको बता दूं जो हमारा कोलकाता है उसमें हुगली नदी के किनारे एक जगह है जिसका नाम है रिसरा। क्या नाम है? रिसरा। कोलकाता में हुगली नदी के किनारे रिसरा नाम की एक जगह है। वहाँ पे 1855 में, कब? 1855 में पहली जूट मिल की स्थापना की गई थी। तो पहली जूट मिल की स्थापना कब की गई थी? 1855 में, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुगली नदी के किनारे रिसरा में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1855 में सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 47 देख लेते हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा अपने सदस्य राष्ट्रों के बाहरी अधिशेष और घाटे से निपटने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई थी? ये हमसे पूछा गया है। तो जैसा कि आपको पता है एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। कहाँ? न्यू हैम्पशायर शहर में। कहाँ? न्यू हैम्पशायर शहर में एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। उसमें क्या तय हुआ था? कि उसमें यह तय हुआ था कि सदस्य राष्ट्रों की बाहरी अधिशेष और घाटे से निपटने के लिए एक संस्था बनाई गई थी, एक कोष बनाया था जिसका नाम था IMF। क्या बनाया गया था? IMF। और मैं बता दूं IMF और वर्ल्ड बैंक को हम क्या कहते हैं? ट्विन सिस्टर कहते हैं। क्या मतलब? एक ट्विन सिस्टर कहते हैं वर्ल्ड बैंक और IMF को। सगी बहनें मतलब जुड़वा बहनें कहते हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF को एक जुड़वा बहनें कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी स्थापना एक साथ हुई थी और इनका जो हेडक्वार्टर है IMF और वर्ल्ड बैंक का दोनों का वाशिंगटन DC में है। कहाँ है भाई? वाशिंगटन DC में, जो कि अमेरिका में है। अमेरिका के वाशिंगटन DC में दोनों का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सी विल बी द जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मैंने हेडक्वार्टर भी बताई दे। इसके साथ ही मैं बता दूं जो IMF है ना, जो IMF है इसकी जो प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक जो हैं वो हमारी कौन है? क्रिस्टियानो। मैं दूसरे पेज पे एक बार फिर से बता देता हूँ। इसकी जो महानिदेशक हैं वो कौन है भाई? महानिदेशक जो है इनकी वो है क्रिस्टियानो। कौन है भाई? क्रिस्टियानो कौन है? लिख देता हूँ मैं एक बार। क्रिस्टियानो हमारी कौन है? क्रिस्टियानो जॉर्जीवा। कौन है भाई? क्रिस्टियानो जॉर्जीवा इसकी क्या है? अध्यक्ष महानिदेशक हैं। और अगर आपसे पूछ ले उप प्रबंधक निदेशक कौन है, तो उप प्रबंधक निदेशक जो हैं वो हैं प्रेजेंट टाइम में गीता गोपीनाथ।
कौन है? गीता गोपीनाथ इसकी प्रेजेंट टाइम में उप प्रबंधक निदेशक है, और महानिदेशक अगर पूछ लिया जाए तो क्रिस्टियानो जॉर्जीवा इसकी हो जाएंगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 हमसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में आया था। पूना पैक्ट नामक समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो पूना पैक्ट पे जो हस्ताक्षर किए गए थे, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दूं, ये जो किए गए थे 1932 में किए गए थे। और किसके बीच किए गए थे ये भी बता दूं, तो बी आर अम्बेडकर जो थे बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच ये हस्ताक्षर हुए थे पूना पैक्ट पे। और इसे पूना पैक्ट को हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता भी हम इसे कह देते हैं पूना पैक्ट को, जो कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। इसके साथ ही 1932 में हुआ था, और 1932 में एक और हुआ था। 1932 में क्या हुआ था भाई? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। क्या लिया था? भाग लिया था महात्मा गांधी जी ने। क्योंकि आपको पता है 1931 में क्या हुआ था? 1931 में एक गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो कि गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच में हुआ था। तो उसमें हुआ क्या था? इरविन समझौते में जो इरविन थे, उन्होंने महात्मा गांधी जी को एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए मना लिया था, और साथ में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में होने वाला था, उसमें शामिल होने के लिए गांधी जी को मना लिया था। ठीक है, ये तो हो गया। इसके साथ ही जो 1930 दिए, तो 1930 में क्या हुआ था? दांडी मार्च हुई थी। क्या? दांडी मार्च, जिसमें गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, जो कि स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 तक चली थी, साबरमती आश्रम से दांडी तक। ठीक है, तो उसमें नमक कानून को तोड़ दिया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था? जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में जब वापस लौट के आए थे, तो उन्होंने पहला जो सत्याग्रह किया था वो चंपारण में 1917 में किया था। चंपारण सत्याग्रह जो पहली बार किया था दक्षिण अफ्रीका से लौट के आने के बाद 1917 में पहला जो सत्याग्रह किया था, उसका नाम था चंपारण, जो कि कहाँ किया था भाई? बिहार में था चंपारण, वहाँ पे सत्याग्रह किया था। और 1920 में हमारा असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो आंसर हो गया डी हो गया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने गांधी जी के बारे में बताया, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर देंगे। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता दूं, इसकी जो संख्या थी वो थी 389। कितनी थी भाई? 389 इसकी संख्या थी। लेकिन इसकी 389 संख्या तो थी, तो लेकिन इसमें जो थे 296 जो सदस्य थे वो निर्वाचित थे। जो ब्रिटिश भारतीय थे वो निर्वाचित थे 296। लेकिन जो 93 जो सदस्य लिए गए थे वो देसी रियासतों से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? देसी रियासतों से। 93 सदस्य देसी रियासतों से लिए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 389। क्या हो जाएगा भाई? 389। और मैं आपको बता दूं, ये कैबिनेट मिशन जो आया था हमारे भारत में, ये 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में। और जिसका जो उद्देश्य था वो संविधान सभा का गठन करना था। संविधान सभा का गठन करना था। और आपको पता है संविधान सभा का गठन इसने किया, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद जी अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को जो मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया? हमसे ये भी पूछा क्या किसे जाना जाता है और नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। क्योंकि ऐसे तो अगर आपसे ये पूछ लेता हरित क्रांति के जनक किसे जाना जाता है, तो आप हो सकता है एम.एस. स्वामीनाथन लगा देते। तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है ये तो हमारे भारत के हरित क्रांति के जनक हैं। एम.एस. स्वामीनाथन कौन है? हमारे भारत के स्वामी जो है हरित क्रांति के जनक है। लेकिन जो विश्व के हरित क्रांति के जनक है वो है नॉर्मन बोरलॉग जी। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग जी। और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। एम.एस. स्वामीनाथन हमारे भारत के हो गए और विश्व के नॉर्मन बोरलॉग जी हो गए। तो सी विल बी द राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको लगता होगा कि सर अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप आसानी से कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो मैंने बीच में एक बार भी आपसे ये नहीं कहा लाइक और शेयर करने के लिए नहीं कहा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। तो थैंक यू।